जम्मू कश्मीर में चुनाव हो चुके हैं और अब सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि 8 अक्टूबर को सरकार किसकी बनेगी, किस पार्टी को कितनी सीटें मिलेंगी। लेकिन इस सब के बीच अगर सबसे ज़्यादा चर्चा किसी की हो रही है जम्मू कश्मीर में, तो वो 5 नॉमिनेटेड सीट्स कि वो 5 नॉमिनेटेड सीट्स क्या सरकार किनको नॉमिनेट करेगी और वो डायनेमिक्स को जम्मू कश्मीर की आने वाली असेंबली में उसका डायनेमिक्स क्या रहेगा, इसे लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है। ये 5 जो सीट्स हैं दरअसल लेफ्टिनेंट गवर्नर नॉमिनेट करेंगे केंद्रीय गृह मंत्रालय की सिफारिश के ऊपर। उसके जो हैं इसको लेकर जो है वो चर्चा खूब हो रही है। पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो खूब चर्चा कर रही हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर में जो असेंबली है उसकी 90 सीट्स हैं। 90 सीट्स के ऊपर चुनाव हुआ था। इसके डायनेमिक्स के तहत अगर किसी के पास 45 से ज़्यादा सीट्स आती हैं तो सरकार उसकी बनेगी। लेकिन अब अगर ये 5 सीट्स नॉमिनेटेड सीट्स जो हैं 90 में जोड़ दी जाएं, यानी कुल जो सीट्स हो जाएंगी 95 हो जाएंगी और फिर मेजॉरिटी मार्क को पहुंचने के लिए 48 प्लस की जो है वो ज़रूरत होगी। और इसी को लेकर सारी तिगड़मबाजी जो है अभी सियासी दांवपेच जो हैं वो जम्मू कश्मीर में चल रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, एनडीटीवी इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नीता के रडार पर आज हम चर्चा इन 5 सीट्स के बारे में ही करेंगे कि ये 5 मेंबर्स क्यों नॉमिनेट किए जाएंगे, इनकी अहमियत क्या होगी और इसके नॉमिनेशन के बाद बीजेपी का अर्थमेटिक्स असेंबली के लिहाज से किस तरह बदलेगा और इसे लेकर जो विपक्षी पार्टीज हैं क्यों आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जेके जम्मू कश्मीर डीलिमिटेशन कमीशन की, जिसने रिपोर्ट पिछले साल मई 2022 को जो है वो सबमिट की थी। इसके तहत 7 सीट्स जो हैं वो बढ़ी थी। जम्मू कश्मीर की जो असेंबली है उसमें ये जो सीट्स हैं वो बढ़ाई गई थी। इनमें से 6 सीट्स जो हैं वो जम्मू में बढ़ी थी। पहले 37 थी, फिर 43 कर दी गई थी और कश्मीर में 46 सीट थी और उन्हें 47 सीट्स कर दी गई थी। तो डायनेमिक्स जो है वो पिछले साल बदलना शुरू हुआ था। लेकिन 8 महीने बाद एक फ्रेश ऑर्डर आया था जिसके तहत और पावर्स जो हैं वो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर को दी गई थी और उस ऑर्डर में कहा गया था कि ये जो नॉमिनेशन है लेफ्टिनेंट गवर्नर इन कंसल्टेशन विद सेंटर, क्योंकि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है ये सेंटर के नुमाइंदे हैं, तो वो जो हैं वो 5 सीट्स को नॉमिनेट करेंगे। इन 5 सीट्स में 2 जो हैं वो महिलाएं होंगी, 2 कश्मीरी पंडित्स होंगे और एक डिस्प्लेस्ड पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का एक जो होगा वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो ये 5 सीट्स जो हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास हक दिए गए थे, इख्तियार दिए गए थे। पिछले साल जब ये जो फ्रेश ऑर्डर है जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत ये जो ऑर्डर है निकाला गया था, तब उसमें साफ कहा गया था कि ये जो 5 नुमाइंदे होंगे इनके पास सभी प्रिविलेजेस होंगे और सभी पावर्स होंगे जो एक इलेक्टेड मेंबर के पास होंगी। तो तब से जो है सियासी बातें जो हैं वो फिलहाल चल रही थी। लेकिन अब इलेक्शन के बाद, क्योंकि अब डायनेमिक्स इस तरह के हो रहे हैं कि क्या किसी को पूर्ण बहुमत वहां पर मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसके तहत ये जो बातें हैं वो ज़्यादा 5 सीट्स को लेकर हो रही हैं। दरअसल इसका एग्जाम्पल लोग देते हैं कि पुडुचेरी में भी इस तरह का जो है एक रखा गया है, वहाँ पर भी इस तरह का एक एक्सरसाइज जो है वो वहाँ पर की गई है। वहाँ पे 3 नॉमिनेटेड सीट्स जो हैं वो रखी गई हैं। जब पिछली बार जब वहाँ पर सरकार बनी थी 2018-19 में, तब जब वहाँ की लेफ्टिनेंट गवर्नर किरण बेदी थी, तब उन्होंने ये वाली जो पावर है एक्सरसाइज की थी। मामला कोर्ट में गया था, लेकिन कोर्ट के बाद जो है मामला पुडुचेरी सरकार के हक में गया था। तब सुप्रीम कोर्ट की जो जजमेंट है के लक्ष्मी नारायणन की वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, तब उसमें बोला गया था कि जो स्टेट गवर्नमेंट है यानी जो यूटी गवर्नमेंट है उसे कंसल्टेशन करने की ज़रूरत नहीं है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। वो अपने हक के अनुसार ये जो सीट्स हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं। अब उसी का एग्जाम्पल जो है वो जम्मू कश्मीर के लिहाज से भी दिया जा रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से राय मशवरा करने की ज़रूरत नहीं। वो अपने जो है उसके ऊपर अपनी डिस्क्रिशन के ऊपर ये 5 सीट्स जो हैं वो नॉमिनेट कर सकते हैं। ऐसा जो है वो भारतीय जनता पार्टी जो है वो कह रही है। तो अब 8 अक्टूबर यानी
कल जो है जब रिजल्ट्स आ जाएंगे, अगर किसी के पास पूर्ण बहुमत नहीं होता, अगर बहुमत भी होता है तो 3 नोटिफिकेशंस, जो सरकारी सूत्र हैं उनका कहना है कि 3 नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए जाएंगे। पहला नोटिफिकेशन जो होगा वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ असेंबली के तहत होगा कि असेंबली को जो है वो कॉन्स्टिट्यूट की जाएगी कि किस कैसे की जाएगी। दूसरा जो नोटिफिकेशन होगा, रिटर्न ऑफ पावर टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स फ्रॉम एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरीज, क्योंकि फिलहाल जितनी भी पावर्स हैं वहां पे जम्मू कश्मीर में सेक्रेटरीज को दी गई हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के, तो वो वापस जो हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को दी जाएगी। और जो तीसरा नोटिफिकेशन होगा वो सबसे अहम नोटिफिकेशन है, वो होगा नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स, और उसी के बारे में सब जो हैं वो चर्चा फिलहाल जम्मू कश्मीर में ही नहीं कर रहे, दिल्ली में भी जो हैं वो कर रहे हैं। इस मामले को लेकर अब पॉलिटिकल बयानबाजी भी खूब हो रही है। कांग्रेस पार्टी का कहना है कि ये एक फ्रॉड है, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आने के लिए ये जो फ्रॉड है, नॉमिनेशन जो है वो कर रही है, क्योंकि उसके पास पूर्ण बहुमत नहीं है, इसलिए वो ये फ्रॉड जो है वो कर रही है। पीडीपी का कहना है कि ये रिगिंग है। वो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि 1987 में जिस तरह से रिगिंग हुई थी वो उसको एक पैरेलल जो है वो ड्रॉ कर रहे हैं, जबकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है कि सिर्फ इलेक्टेड सरकार ही जो है ये नॉमिनेशन जो है वो कर सकती है। तो इसे लेकर खूब पॉलिटिकल बयानबाजी भी इस मामले को लेकर खूब हो रही है। एक एग्जाम्पल भी वो दे रहे हैं, जैसे हमने पहले चर्चा की कि पुडुचेरी का एग्जाम्पल दे रहे हैं, लेकिन पुडुचेरी और जम्मू कश्मीर में एक डिफरेंस है। पुडुचेरी जो थी वो शुरू से एक यूनियन टेरिटरी थी, जबकि जो जम्मू कश्मीर है वो एक फुल जो थी वो स्टेट थी, उसके पास पूर्ण राज्य का दर्जा था, उसे डाउनग्रेड करके यूनियन टेरिटरी बनाया गया था और ये बोला गया था कि उसे जल्द जो है दोबारा से राज्य का दर्जा दिया जाएगा। तो ऐसे में विवाद इस बात को लेकर हो रहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास ही ये हक और ये इख्तियार होना चाहिए कि वो जो एलजी के जब वो नॉमिनेट करें तो उनको भी ये जो एक मिलजुल कर उन दोनों को नॉमिनेशंस जो हैं वो करना चाहिए। तो इसके ऊपर जो विवाद जो है वो वहाँ पर गहराता जा रहा है। अब हम डायनेमिक्स की बात कर लेते हैं, क्योंकि जितने भी एग्जिट पोल्स आए हैं उसमें कोई भी पूर्ण बहुमत जो है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दी। अब हम थोड़े से परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस की भी बात कर लेते हैं। पहला परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है कि अगर भारतीय जनता पार्टी को 30 सीट्स जम्मू से मिल जाती हैं और अगर ये 5 सीट्स उन्हें वो नॉमिनेशन के तहत मिल जाती हैं, तो यानी वो अपनी टैली 0 से नहीं बल्कि 5 से शुरू करेंगे, और अगर 30 सीट्स उन्हें जम्मू से मिल जाती हैं तो 35 सीट्स हो जाती हैं और उन्हें सिर्फ 12 इंडिपेंडेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी बहुमत का आंकड़ा जो है हासिल करने के लिए। तो यही आरोप जो है वो विपक्षी पार्टियां उनके पास लगा रही हैं कि उनकी टैली 0 से शुरू नहीं होगी बल्कि 5 से शुरू होगी। अब हम डायनेमिक्स की बात कर लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी की अगर हम सबसे पहले बात करें तो विपक्षी पार्टियों का कहना है कि जहां सभी विपक्षी पार्टीज की टैली 0 से शुरू होगी, जो भारतीय जनता पार्टी है उसकी टैली 5 से शुरू होगी, यानी उसके पास पहले ही 5 जो हैं नुमाइंदे ऐसे होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऐसे होंगे, और अगर वो 30 सीट्स जम्मू से लेकर आ जाती है तो ऐसे में उसको सिर्फ 12 के आसपास इंडिपेंडेंट्स की ज़रूरत होगी सरकार बनाने के लिए। तो ये एक डायनेमिक जो है वो सीन नंबर 1 हो सकता है। सीन नंबर 2, अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस जो इंडिया अलायंस के तहत जिन्होंने चुनाव लड़ा है, 30 जो सीट्स हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस ले आती है और 10 जो है वो कांग्रेस ले आती है, पीडीपी भी इनके साथ आ जाती है गुपकार अलायंस के तहत, तो ये क्लियर मैंडेट हो जाएगा, 47 या 48 का आंकड़ा जो है वो पार हो जाएगा। तो इसे लेकर भी चर्चा जो है वो खूब हो रही है। तीसरी बड़ी बात जो है यहाँ पर कि जो बाकी जो छोटी छोटी पार्टीज थी, जैसे जमाते इस्लामी होगी, क्योंकि उसने भी पहली बार इलेक्शन जो है कंटेस्ट किया था, उसके पास कितनी जो है सीट्स आएंगी, जो गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है उसके पास कितनी सीट्स आएंगी, अपनी पार्टी पीपल्स कॉन्फ्रेंस इनके पास कितनी सीट्स आएंगी, क्योंकि इनके ऊपर सबके ऊपर टैग लग चुका है कि ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। तो ये भी एक डायनेमिक्स देखने वाला होगा कि ये लोग किसके साथ अपना अलायंस करते हैं। तीसरी बड़ी पिक्चर ये है कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है अगर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाय करके सरकार क्या बनाएंगी, क्योंकि 2014 के बाद जब क्लियर मैंडेट नहीं मिला था तो पीडीपी और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई थी। लेकिन यहाँ पर जितने भी पॉलिटिकल पंडित्स हैं उनका ये कहना है कि दोनों नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के अभी फिलहाल जख्म गहरे हैं, तो वो ऐसा नहीं करेंगे। कोई भी पार्टी जो है
इन दोनों में से कोई भी एलाई नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी के साथ। फारूक अब्दुल्ला साहब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता है, सीनियर लीडर हैं, वो साफ कह चुके हैं कि अगर जो भी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ एलाई करेगी तो वो खुदकुशी करेगी। ऐसे में दिलचस्प ये होगा देखना कि क्या डायनेमिक्स वहां पर बैठते हैं। दूसरी बड़ी बात जो पॉलिटिकल पंडित्स हैं वो ये भी बताते हैं कि ओमर अब्दुल्ला, क्योंकि फिलहाल चीफ मिनिस्टर का फेस बनकर उन्होंने ये चुनाव लड़ा है और उनके आगे बहुत लंबा एक करियर है राजनीति का, तो ऐसे में वो अपना ये स्टेप नहीं लेंगे कि अगर उनके पास पूरा बहुमत नहीं आता तो वो किसी भी हालत में भारतीय जनता पार्टी के साथ अलाय नहीं करेंगे। तो ये माना जा रहा है कि पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो गुपकार अलायंस के मुख्य दल थे वो ही जो है वो सरकार बना सकते हैं। तो ये तीन डायनेमिक्स हैं। अगर ये जो गुपकार अलायंस के तहत अगर सरकार बनती है तो ऐसे में जम्मू के लोगों का कहना है कि क्या उनका जो रिप्रेजेंटेशन है वो कहाँ जाएगा, क्योंकि पिछली बार जब 2014 के बाद चुनावों के बाद मिली-जुली सरकार आई थी तो जम्मू के मैंडेट के तहत ही पीडीपी ने उसके साथ हाथ मिलाया था। तो इस बार क्या होगा, जम्मू के लोगों का ये जो एक सवाल है वो पूछते हैं कि इस बार क्या वो फिर जो है श्रीनगर ही उनके ऊपर हावी रहेगा, सारी श्रीनगर द्वारा जो सत्ताधारी पार्टीज हैं वो ही उनके ऊपर हावी रहेंगी, ये एक सवाल उठाया जा रहा है। दूसरी बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी जो मैं जम्मू में जब लोगों से बात कर रही थी तो उन लोगों का कहना था कि जो जम्मू है वो हमेशा से लैंड ऑफ रिफ्यूजीज रहा है। वहाँ पे 3 बार जो रिफ्यूजीज हैं वो वहाँ पर आकर बसे हैं। एक बार जब पार्टीशन हुआ था तब, एक बार 1965 और 71 के तहत, और एक बार जब 1990 के तहत जब जो कश्मीरी पंडित्स हैं वहाँ से निकले थे, वो सब लोग जो हैं 3 वेव्स जो हैं वो जम्मू कश्मीर में जब आई थी तो सारे लोग आकर जम्मू में ही जो है वो बसे थे। ऐसे में उन लोगों का कहना है कि जम्मू की जो पॉलिटिक्स है वो स्क्वीज होकर रह गई है। यही वजह है कि उन्होंने इमोशनल कार्ड जो भारतीय जनता पार्टी ने खेला था और उसी के तहत उन्होंने वोट मांगे थे। यहाँ पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो बिजनेसेस हैं वो इफेक्ट हुए हैं पिछले 5-6 सालों में जम्मू के। जिस तरह से जब जो ट्रेन बनाई गई, जब उधमपुर पहुंची, कटरा पहुंची, तो जितना भी रिलीजियस टूरिज्म है वो सिटी से गायब हो गया। जब रोड्स बनाई गई, बाईपासेस बनाए गए, तो सिटी को बाईपास करते हुए जो रोड है वो श्रीनगर तक पहुंच गई। तो ऐसे में बिजनेस कम्युनिटी जो है वो हर्ट हुई थी। तीसरा वो एग्जाम्पल देते हैं दरबार मूव का। उनका कहना था कि इसके तहत भी जो पहले दरबार जो है सर्दियों के दिनों में जम्मू में आता था और गर्मियों के दिनों में श्रीनगर में रहता था, क्योंकि जब 2019 के बाद एलजी की सरकार आई तो उसने दरबार मूव को बंद कर दिया। तो इसके तहत भी जो एक साइकोलॉजिकल इंटीग्रेशन था जम्मू और कश्मीर का, उसने भी सफ़र किया। तो और ये भी एक बड़ी चर्चा की बात है जम्मू में। उनका ये कहना था कि अगर भारतीय जनता पार्टी स्टेटहुड पहले दे देती चुनाव अनाउंस होने से पहले, तो जम्मू के लोग जो हैं वो दिल खोल के उनको वोट करते और कश्मीर में भी उनका फ़ायदा होता। तो एक स्टेटहुड को लेकर भी वहाँ पर एक बड़ी जो चर्चा है वो हो रही है। इस सब के बीच में जो डायनेमिक्स हैं वो इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे वो 8 अक्टूबर को पता चलेगा। हालांकि ये लोग वहाँ पर कह रहे हैं कि जब 2014 में जब चुनाव हुए थे 25 सीट्स को भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ जम्मू से मिली थी। अब जो 6 सीट्स बढ़ाई गई हैं, 37 से 43 की गई हैं, क्या 6 की 6 सीट्स भारतीय जनता पार्टी को मिलेंगी, ये भी अपने आप में देखने वाली बात होगी। तो दिलचस्प रहेगा 8 अक्टूबर में क्या जो जनता है वो चुनाव देती है, और उसके बाद जो नॉमिनेशंस को लेकर एक सियासी खेल जो जम्मू कश्मीर की सरजमी पर खेला जा रहा है उसमें केंद्र कितना भागीदार रहेगा, ये भी देखना बहुत दिलचस्प रहेगा। हम आपको सभी लगातार जो अपडेटेड खबरें हैं इसके तहत दिखाते रहेंगे। आप एनडीटीवी ज़रूर देखते रहिएगा। फिलहाल नीता के रेडार पर इतना ही दोस्तों, शुक्रिया, नमस्ते।